हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप कुमार है और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए। वास्तव में दोस्तों, ज्ञान की कई शाखाएं हैं, उनमें से इकोनॉमिक्स भी ज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। हमारे मन में सदैव ये प्रश्न आता होगा कि कोई व्यक्ति इतना गरीब क्यों होता है, या किसी व्यक्ति के पास इतना धन कैसे है। क्यों कई लोग शिक्षा पर इतना खर्च करते हैं, क्यों अभी तक कई लोगों को शिक्षा व्यर्थ लगती है, क्यों केंद्र सरकार या राज्य सरकार आधारभूत संरचनाओं पर खर्च करती है, और क्यों सरकारी अस्पतालों विद्यालयों में इतनी भीड़ होती है। क्यों भारत जैसे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो क्यों रोजगार पाने के लिए लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह के कई और प्रश्न आपके मन में आते होंगे। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर या इनके कारण जानने की इच्छा रखते हो, तो आपके लिए इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का अध्ययन नितांत आवश्यक हो जाता है। वास्तव में इन समस्याओं के कारणों की खोज के लिए ही तथा इन्हें हल करने के उपायों को जानने के लिए हम अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इसी तरह पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता है। क्या पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों अलग चीज़ हैं? तो दोस्तों, हमें कई बार लगता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दो अलग अलग विषय हैं। यदि देखा जाए तो पॉलिटिकल इकोनॉमी आधुनिक समाज को समझने के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक घटकों का अध्ययन करता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों ही समानार्थी हैं। जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो उस समय कौटिल्य का अर्थशास्त्र पॉलिटिकल इकोनॉमी या राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता था। किंतु एडम स्मिथ की पुस्तक द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई। उसमें इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र को ज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में देखा जाने लगा। अतः संक्षेप में कहें तो पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के मध्य अंतर अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों, अर्थशास्त्र का स्वरूप लगातार चेंज होता रहा है, तो कई बार हमारे दिमाग के अंदर आता है कि क्या अर्थशास्त्र शुरुआत से एक जैसा रहा है? तो उत्तर है नहीं। अर्थशास्त्र का स्वरूप लगातार चेंज होता रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन तथा एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन से लेकर आधुनिक युग प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स तक इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु में काफ़ी बदलाव आया है। आज भी इकोनॉमिक्स का क्षेत्र या विषय वस्तु बढ़ती ही जा रही है। अतः दोस्तों, अर्थशास्त्र के बदलते स्वरूप को समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौटिल्य जहाँ अर्थशास्त्र में राजनीति की बात करते हैं, वहीं आधुनिक युग में एडम स्मिथ अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में इकोनॉमिक्स को धन का शास्त्र मानते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था या समाज का उद्देश्य समाज को धनवान बनाना और समाज के धन का विस्तार करना होता है। वहीं डेविड रिकार्डो अपना ध्यान धन या संसाधनों के वितरण की ओर देते हैं। डेविड रिकार्डो मानते हैं कि समाज का समस्त धन और संसाधन समाज के 3 वर्गों में बांट दिया जाना चाहिए। ये 3 वर्ग हैं: 1 भूमि का मालिक, 2 पूंजी का मालिक और 3 श्रमिक। क्योंकि डेविड रिकार्डो मानते हैं कि भूमि की सतह पर जो भी उत्पन्न होता है वो इन्हीं तीनों तत्व के संयुक्त प्रयास का फल होता है। वहीं आज के समय में ब्रिटिश अर्थशास्त्री रॉबिन्स अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स को मानव कल्याण के विज्ञान के रूप में देखते हैं। रॉबिन्स मानते हैं कि दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग मानव कल्याण को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। अतः रॉबिन्स 3 बातों पर ज़्यादा बल देते हैं। 1 मानवीय आवश्यकताएं असीमित अनलिमिटेड हैं। 2 इन असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले संसाधन सीमित हैं या लिमिटेड हैं। 3 इन सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। यहाँ वैकल्पिक का मतलब कई से है, यानी कि जो सीमित संसाधन हैं उनके और भी कई प्रयोग हैं। अतः किसी भी अर्थव्यवस्था को संसाधनों के प्रयोग में चुनाव करना पड़ता है, जिससे मानवीय कल्याण को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। अतः रॉबिन्स इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस भी कहते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी
और इसी उम्मीद के साथ हम इस ज्ञान यात्रा को यहीं पे विराम देते हैं। आगे भी ये ज्ञान यात्रा जारी रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।